प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने साधारणीकरण को लिया है। हमारी एक मित्र हैं, मित्र सब्सक्राइबर हैं। उनका कहना है, उन्होंने मैसेज किया कि मैम साधारणीकरण हमें समझा दीजिए। साधारणीकरण का आशय उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने संपूर्ण ले लिया साधारणीकरण को, इसके महत्व को ले लिया, इसके आविष्कारक को ले लिया, है ना? इसके जो रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं, मैंने उनका ज़िक्र किया है। साथ ही साधारणीकरण के संबंध में आचार्यों के जो मत हैं, वो भी मैंने लिया है। तो आज के बाद जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जो हमारे नए मित्र हैं, पहली बार यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए साधारणीकरण बहुत सरल हो जाएगा। आपको पता है फ्रेंड्स, साधारणीकरण से एक न एक प्रश्न बनता ही है ना? जो रस निष्पत्ति के हमारे व्याख्याता आचार्य हुए हैं, भरत मुनि ने इन रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य को जो माना है ना? तो इन्हीं का ज़िक्र हम करते हैं साधारणीकरण के अंतर्गत। अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साधारणीकरण का आशय क्या है? बहुत ही सरल भाषा में समझाऊँगी, या यूँ कहूँ कि मैं अपने शब्दों में समझाऊँगी। जिस तरह मैंने समझा साधारणीकरण को, वैसा मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो साधारणीकरण के सिद्धांत के आविष्कारक हैं, वो भट्टनायक हैं। लेकिन इसका जो फ्रेंड्स विस्तारीकरण किया है, इसको जो विस्तार से बताया है, तो वो हमारे कौन हैं? अभिनव गुप्त जी हैं, ठीक है? अभिनव गुप्त जी ने इसको बड़े विस्तार से समझाया है। तो साधारणीकरण का आशय यह होता है कि किसी वस्तु का रसानुभूति प्राप्त करना। अब वो रसानुभूति कैसे आपको प्राप्त होती है? जैसे मान लीजिए कहीं पर राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्रेम वर्णन कहीं पर आप देख रहे हैं, किसी रंगमंच पर नाट्य रूपांतरण हो रहा है राधा और कृष्ण के प्रेम का। तो जो प्रेम राधा और कृष्ण के बीच चल रहा है, वैसा ही हमें अनुभव हो जाए कि कृष्ण के साथ हमारा भी इस तरह का मतलब लगाव है ना? तो कृष्ण को स्वयं में उतार लेना, ठीक है? कृष्ण को स्वयं में उतार लेना, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं आप कि कृष्ण को बहुत चाहते हैं। कुछ लोग कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग प्रेमी के रूप में, कुछ लोग सखा के रूप में, कुछ लोग स्वामी के रूप में, है ना? कुछ लोग आराध्य के रूप में, कुछ लोग परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में। तो कृष्ण का जिस तरह राधा से अभी प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, और वो चीज़ हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, और साथ ही साथ उसको हम सामान्यीकरण मतलब एक जनरलाइज़ेशन के रूप में उतार लेते हैं अपने हृदय में कि काश हमारा भी कृष्ण के साथ ऐसा ही प्रसंग चलता है, या इस तरह का प्रेम वर्णन हम कृष्ण के साथ एक भाव उतार लेते हैं अपने हृदय में, वही सामान्य रूप से साधारणीकरण है। यदि आपको एग्जाम्पल कठिन लग रहा तो एक एग्जाम्पल और बता दूं, यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य वर्णन का। कहीं पर आप देखो कि यशोदा और कृष्ण का वात्सल्य वर्णन यदि टीवी पर या कहीं पर आपने रेडियो पर कहीं भी आप देख रहे हो, तो जो कृष्ण और यशोदा के बीच का वात्सल्य वर्णन झलकता है, वो क्या है? दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के मन में आ जाता है कि काश कृष्ण ही हमारा पुत्र होता, कृष्ण हमारे पुत्र जैसा ही तो है। तो ये क्या है? यही साधारणीकरण है। बता दूं, साधारणीकरण तब प्रभावी होता है जब साधारणीकरण रचनाकार के मन को न- अनुभव न देकर, यानी रचनाकार के मन को इतना अनुभावित ना हो, इतना न हृदय में उसके झकझोरे, जितना कि श्रोता, पाठक, वक्ता या पढ़ने वाले के हृदय को छुए, हृदय को उसके इसके हृदय में रसानुभूति की अनुभूति हो जाए, है ना? तो वही क्या है? वही साधारणीकरण है। बहुत सरल भाषा में मैंने बताया है, मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। तो यही क्या है? यही साधारणीकरण है ना? ज़्यादा कठिन नहीं है। साधारणीकरण यूँ समझ लीजिए कि भावों का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना, है ना? जो भाव केवल वहीं तक सीमित न रह जाना, राधा कृष्ण के प्रेम तक, या यशोदा और कृष्ण के प्रेम तक। तो वो क्या है? जो हमारे बीच आ गया है, वहाँ से मुक्त होकर हमारे हृदय में समाहित हो गया है, यही हो गया क्या? साधारणीकरण हो गया, है ना? मतलब मुक्त हो जाने से ऐसे हो गया कि सामान्य हो गया। अब सामान्य होगा, राधा कृष्ण का प्रेम हमारे लिए सामान्य होगा, क्योंकि कृष्ण का प्रेम हमें लग रहा है कि हमसे भी है ना? कृष्ण का प्रेम हमसे भी है। जो कृष्ण यशोदा का वात्सल्य वर्णन प्रेम झलक रहा है, तो हमें लग रहा है कि कृष्ण हमारा भी पुत्र है ना? तो ये क्या हो गया? यही हो गया साधारणीकरण। बहुत ही सरलता से मैंने कह दिया है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा साधारणीकरण के महत्व को समझ लेते हैं कि साधारणीकरण का महत्व क्या है। तो साधारणीकरण का जो विशेष महत्व है फ्रेंड्स, इतना ही आप समझिए कि इसका जो विशेष है साधारणीकरण का, तो इसका जो संबंध है विशेष से स्वतंत्र होना है। सामान्य रूप में
मतलब विशेष से स्वतंत्र हो करके सामान्य रूप में प्रतीत हो जाता है। जो जो अभिव्यक्ति, जो वस्तु, जो दृश्य, जो चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो विशेष से हट करके, विशेष उसकी विशेषता हट जाती है कब? जब राधा कृष्ण का हम प्रेम वर्णन देखते हैं, बड़ा विशेष लगता है, लेकिन हमने विशेषता उसकी हटा दी और उसको हमने सामान्य रूप में समझ लिया, तो वही हो गया साधारणीकरण, है ना? अब आप थोड़ा-सा देख लेना, याद रखना कि भट्टनायक का जो काव्य व्यापार है, इन्होंने जो काव्य के 3 रूप बताए हैं, 3 व्यापार बताए हैं, वो अभिधा है। और अभिधा का जो अर्थ है, वो है काव्यार्थ की प्रतीति। जो काव्य चल रहा है, उसकी प्रतीति हो जाना हमें, उसको हमने समझ लेना, है ना? काव्य की प्रतीति हो जाना ही अभिधा व्यापार हो गया। भावकत्व व्यापार ही साधारणीकरण है। देखो, भावकत्व जो व्यापार है, वही साधारणीकरण है, इसी को साधारणीकरण कहा गया है, ठीक है? इसको साधारणीकरण क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भाव वहाँ चल रहा है, जो भावनाएँ वहाँ जा रही हैं, वो भावनाएँ हमारे अंदर आ जाएँ, है ना? उसको हमने सामान्य रूप में उतार लिया स्वयं में, तो वही हो गया भावगत व्यापार, फिर हो गया भोजगत व्यापार, है ना? तो ये 3 आशय यहाँ से उभर कर आते हैं। तो इसको समझने के बाद हम देखते हैं कि रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य में भट्ट लोलट्ट हैं, जिनका मत है उत्पत्तिवाद और ये मीमांसा दर्शन से प्रभावित हैं, ठीक है? आचार्य शुक्ल हैं, ओह सॉरी, आचार्य शंकुक हैं, आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद है। अनुमितिवाद, ये आचार्य शंकुक जो हैं, न्याय दर्शन से प्रभावित हैं, इनका दर्शन न्याय है। भट्टनायक का भुक्तिवाद मत है, लेकिन ये सांख्य दर्शन से, इनका सांख्य दर्शन से लगाव है। और आचार्य जो अभिनव गुप्त हैं, ये शैव मत के अनुयायी हैं, शैव दर्शन से इनका इनका दर्शन शैव है और अव्यक्तिवाद से ये प्रभावित है, ठीक है? इनका मत जो है अव्यक्तिवाद है। तो ये हो गया सामान्यीकरण, है ना? अब हमने देखना है कि पूछा जाता है प्रश्न में कि साधारणीकरण के संबंध में आचार्यों के हमें मत बताना है। कौन सा आचार्य क्या मत व्यक्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है फ्रेंड्स। दसों बीसों बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको बता दूं, हर बार रिपीट होता है साधारणीकरण, चाहे वो रस की निष्पत्ति पूछ ले, चाहे साधारणीकरण पूछ ले कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, चाहे भट्टनायक ने, अभिनवगुप्त ने, साधारणीकरण कहीं ना कहीं से आ ही जाता है ना? तो देखो, साधारणीकरण में भट्टनायक कहते हैं कि विवाहवाद का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने क्या कह दिया है कि विवाहवाद का साधारणीकरण होता है, वो भी भावकत्व द्वारा, वो भी कहते हैं कि भावकत्व द्वारा विवाहवाद का साधारणीकरण होता है, ऐसा भट्टनायक कहते हैं। इसको रटना पड़ेगा, रट लेना, ठीक है? अभिनव गुप्त क्या कहते हैं कि सहृदय का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने कह दिया कि सहृदय का साधारणीकरण होता है। और फिर इसके बाद विश्वनाथ ने कहा है कि विवाहवाद का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना, जो विवाहवादी है, उसको अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है ना? अच्छा, आपने पढ़ा होगा ना फ्रेंड्स, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थायी भाव, विभाव को आपने पढ़ा है, वही विवाहवाद का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है? तो विश्वनाथ ने कह दिया है कि विवाहवाद का अपने पराये से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने कह दिया है कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। अब आलम्बनत्व धर्म से आप अवगत हैं, आपने पढ़ा है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि हृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। जो मतलब हमारे हृदय में और चित्त में, दोनों का संयोग जो चल रहा होता है, जो दृश्य हमने देखा है, जो आनंद की अनुभूति अंदर हमारी चल रही है, जिसको हमने सामान्य तौर से, सामान्य रूप से अपने हृदय में उतार लिया है, वही क्या है? साधारणीकरण है। ऐसा कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि कब की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो क्या है कि आचार्य शुक्ल की बात को और श्याम सुंदर दास की बात को, दोनों को इन्होंने कह दिया है कि जो कवि की अनुभूति हो रही है, जो कवि के द्वारा अनुभूति प्रकट की जा रही है, उसी का साधारणीकरण होता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो ये चीजें फ्रेंड्स आप याद रखना, इसको आप हो सके तो रट लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारणीकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि साधारणीकरण सामान्य रूप से है क्या। जब मैं तैयारी कर रही थी, मुझे भी काफी डाउट हो रहा था, साधारणीकरण ऐसे ऐसे शब्द आ जा रहे थे, जो हमारा साहित्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, तो मुझे भी फ्रेंड्स बहुत काफी ये चीजें दिक्कत होती थी। पर धीरे-धीरे चीज़ें सब आसान होती चली गईं, उसकी वजह है अभ्यास। अभ्यास जितना ज़्यादा आप करेंगे, शब्दों को समझने की शक्ति जितना आप ज़्यादा आप में होगी, उतना ज़्यादा आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो चीज़ें आपको समझाई जाएँ, वो आपके समझ में आए, ऐसी ईश्वर आपके अंदर क्षमता क्षमता दे दे, है ना?
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य किया कीजिए, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।